जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशन है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। उड़ीसा से बात बिहार की भी करते हैं। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी, जहां तक जन समर्थन का सवाल था, मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। मोदी जी, एक आध पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में। मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव से आप पर पर्सनल अटैक अक्सर होते जाते हैं। कहीं पे कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी आप पर आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुनाह क्या है? तो पीएम बना वही गुनाह है ना। मतलब आप जो भी गाली देते प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना, कभी ये, और मैं हैरान हूँ जी, भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था। शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मतदाता ही मेरा परिवार है, देश ही मेरा परिवार है, और मैं सकारात्मक राह से जा रहा हूँ। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ कि इन लोगों की तरफ कैसे देखना चाहिए। मोदी जी, अगर एक सवाल मैं ये समझना चाहूँ कि ये जो तीसरा टर्म होगा आपका, वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा? पहला कार्यकाल मेरा कैसा गया, तो मैं सामान्य मानवी की जो जरूरतें थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था। मैंने उस दिशा में काम किया, और उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था, सरकार के प्रति नफरत का वातावरण। भाई सरकार यानी निकम्मी, मुझे विश्वास बन रहा था, मैंने उस पर काम किया, मजबूती लाया। जो दूसरा कार्यकाल था वो मैंने कुछ परिणाम दिखाए, लोगों को विश्वास भर दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है देश में। वो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आगे जो मेरा कार्यकाल है, मुझे ये जो हताशा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ, आकांक्षा में परिवर्तन हुआ, जब एस्पिरेशंस के अंदर परिवर्तित हुआ, अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। लेकिन जब मैं 11 से 5 पे लाया, उसी की कंटिन्यूटी है जी। ये मैं 5 बोल दो निकम्मा और 3 वाला अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो पहले मनमोहन सिंह के समय पर 11 तक थे, हम जोर लगा करके 5 पर ले आए, अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज में कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, बिजली पहुंचा दी। अब मेरा लक्ष्य है
PM सूर्यघर योजना और 0 बिजली बिल, और मैं हर घर पर सोलार सिस्टम लगे, और मैं सिर्फ बिजली का बिल 0 चाहता हूं, इतना ही, मैं 3 चीजें चाहता हूं। एक, हर परिवार का बिजली का बिल 0 हो। दूसरा, अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे। तीसरा, जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आएगा। मुझे आत्मनिर्भर होना है एनर्जी के सेक्टर में, और इसलिए मैं चाहूंगा जिसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो, उसका चार्जिंग अपने घर में ही हो जाए और सोलार से हो जाए। मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महीने का 1000-2000 रुपया खर्चा आता है वो भी 0 हो जाए। ये त्रिविध बेनिफिट नागरिक को और देश को, पर्यावरण का बेनिफिट, देश को आज पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जो अरबों अरबों डॉलर जा रहे हैं बाहर, वो बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना। अब जैसे स्टार्टअप हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मुझे इनोवेशन हब बनाना है, यानी मैं एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ, और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास बताया है। नेक्स्ट 100 डेज में, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने, क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूँ 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रुप के साथ। आज विलास मुझसे सुबह एक सवाल पूछ रहे, तो मैंने कहा मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन सही भी होते हैं, किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, सब सकता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है। जैसा आचरण आपको होता है, मुझे भी होता है, तो मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है। परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही, मैं उससे परे रहता हूँ। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं। इसी से जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं, हमको आपका शेड्यूल मिलता है, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ ने कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और इतना बड़ा देश, इतना काम ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा। और मेरे लिए 2 ईश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही रूप मानता हूँ, और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, शक्ति दी है। जहां तक मैं काम क्यों कर पाता हूं, मैं मेरे लिए जीता नहीं, मैं मेरे लिए जन्मा हूं। तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जितना समय मिला है उसका पल पल
मैं देश के काम आऊं। जहां तक मैं दौड़ता था मैं मानता लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है जी। ये जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर है जी। हमें मौका लेना चाहिए, जितना जनता जनार्दन के दर्शन कर सकते करना चाहिए। लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें संवाद होना चाहिए जितना ज्यादा। तो मैं इसको एक, वैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ना, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाव से मैं चलता हूँ, लगा रहता हूँ, मैं खप जाता हूँ और थकता नहीं हूँ, भगवान को देख के आता हूँ। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने समय इतना समय निकाला। आपके नारे की तरह इस बार हमारा भी एक नारा है, अगली बार सिर्फ न्यूज़ 18 पर आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को समय दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सगळ्यांना माझे नमस्कार। सगळ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला